ये कहानी रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी राधा और एक बेटा आर्यन था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। माधव के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी। एक दिन इसी चिंता में वो अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है, लगता है अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के राधा से राय लेकर देखता हूँ वो क्या कहती है इस बारे में। माधव तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। राधा जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माधव की आवाज सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ राधा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? राधा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और आर्यन के पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसे जुटा पाऊंगा? आप एक काम क्यों नहीं करते, एक बार जाकर गांव के मुखिया जी से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल है, वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ राधा, ये ठीक रहेगा, क्योंकि मुखिया जी अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है राधा, तो मैं कल सुबह सुबह ही मुखिया जी से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह माधव मुखिया जी से मिलने उनके घर के लिए चल पड़ता है। मुखिया जी के घर के बाहर पहुंचकर वो मुखिया जी को आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? माधव की आवाज सुनकर मुखिया जी बाहर आता है। अरे आओ माधव बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ मुखिया जी, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? माधव फटाफट से मुखिया जी को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? मुखिया जी, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना तुम? एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। मुखिया जी, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देख रेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। माधव मुखिया जी को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। माधव अपने घर पहुंचकर राधा को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ राधा, अब मैं मुखिया जी के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह माधव मुखिया जी के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है तो सोचता है मुखिया जी की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए राधा को बोलकर जाता हूँ। राधा, जरा यहाँ आना तो। हाँ राधा, सुनो, मुखिया जी का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और आर्यन खाना खाकर। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वो लेकर ही जाना। फिर क्या था, माधव अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो अब पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। माधव अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। माधव को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता। सांप के काटने के कुछ समय में ही माधव चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यह माधव सांप के काटने से बेहोश हो चुका था।
पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और राधा माधव का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख आर्यन पूछता है, क्या हुआ माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? आज काम करने मुखिया जी के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। आर्यन की बात सुनकर राधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब राधा देखती है कि माधव अब तक घर नहीं आया है तो परेशान होकर वो सीधा मुखिया जी से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। राधा मुखिया जी के घर पहुंचकर उनसे माधव के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, माधव कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? माधव कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ मुखिया जी, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि माधव कहाँ है। मुखिया जी तुरंत अपने घर में काम करने वाले बलराम को माधव को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद बलराम मुखिया जी के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वो परेशान हो जाता है। ये क्या? माधव का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत मुखिया जी को ये बात बतानी पड़ेगी। बलराम वहां से भागते भागते मुखिया जी के घर के लिए निकल जाता है। बलराम जैसे ही मुखिया जी के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही मुखिया जी उससे पूछने लगता है, क्या हुआ बलराम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें माधव मिला? बलराम मुखिया जी को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। बलराम जब मुखिया जी को सारी बात बता रहा होता है तभी वहाँ पास में खड़ी राधा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। बलराम, तुम सबसे पहले वैद्यराज को लेकर वहाँ पहुँचो, मैं राधा बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। राधा बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से माधव ठीक नहीं होगा। राधा को लेकर माधव को देखने उसके खेत की तरफ निकल जाता है और बलराम वैद्यराज को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है मुखिया जी। और राधा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा माधव बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। राधा माधव के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्यराज आ जाते हैं। वैद्यराज के आते ही राधा वहां से हट जाती है और वैद्यराज माधव की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ वैद्यराज, अब कैसी है माधव की हालत? देखिए मुखिया जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूं, पर माधव की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर माधव के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वो प्रगाढ़ बेहोशी की हालत में चला गया है। वैद्यराज माधव की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले माधव को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो राधा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम माधव की अच्छे से देखभाल करो, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और आर्यन के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। मुखिया जी फिर वहां से राधा को दिलासा देकर चले जाते हैं। मुखिया जी के जाने के बाद वहां आर्यन आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर राधा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, वैद्यराज ने कुछ दवाइयाँ दी है और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालोगी, घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो, मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। आर्यन की ऐसी बातें सुन राधा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वो बना कर रहूंगी।
भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर राधा आर्यन को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब माधव का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह राधा सीधे मुखिया जी से मिलने पहुंच जाती है। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और माधव की तबीयत अब कैसी है? मुखिया जी, माधव की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मुखिया जी, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने माधव को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और आर्यन की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं मुखिया जी, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी और अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा अफसर बनाऊंगी। मुखिया जी राधा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर राधा मुखिया जी की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में राधा की बातें सुनने के बाद मुखिया जी सोचने लगता है। मुझे लगता है राधा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वो काम करने इतने दूर जाएगी तो वो माधव का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं राधा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वो खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है राधा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ मुखिया जी, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहाँ काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और माधव का दोनों को ख्याल रख पाओगी। मुखिया जी, ये तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है मुखिया जी, वह खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं आर्यन की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? मुखिया जी, मुझे काम करना ही होगा। माधव का सपना था कि आर्यन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। आर्यन की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मुखिया जी राधा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करो, तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। राधा ने मुखिया जी के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे राधा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वो आर्यन की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। राधा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच माधव की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्यराज की दवाओं और राधा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक माधव को होश आ गया। माधव को होश में आते देख राधा बहुत खुश हो गई। माधव, तुम्हें होश आ गया? भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। राधा, मैंने तुम्हें और आर्यन को बहुत परेशान किया। नहीं माधव, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली, और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। माधव धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने राधा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। आर्यन की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वो एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। राधा का त्याग और माधव का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की।
गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है दोस्तों। तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर